देश विदेश की खबरों से भरे न्यूज 18 हिंदी के पॉडकास्ट में अनुराग अन्वेषी आपका स्वागत करता है। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। दोस्तों, केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर डटे किसान सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सड़क के एक ओर का हिस्सा खोलने को तैयार हैं। इस बीच किसानों के समर्थन में बीजेपी नेता और हरियाणा ओलंपिक संघ के प्रदेश महासचिव विजेंद्र लोहान ने पार्षद पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली के स्पेशल सेल ने यूपी एटीएस के साथ छापामारी कर प्रयागराज से 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी का संबंध आईएसआई और अंडरवर्ल्ड से बताया जा रहा है। इन खबरों के अलावा आज के पॉडकास्ट में बताएंगे झारखंड कैबिनेट का वह फैसला जिससे उसे सालाना 700 करोड़ रुपए का राजस्व मिल सकता है। साथ ही बताएंगे कि दुनिया भर में जलवायु संकट किस कदर बढ़ रहा है। यूपी के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राज्य सरकार ने खजाने का मुंह खोल दिया है। किनकी सैलरी में कितना इजाफा हुआ, यह भी बताएंगे आज के पॉडकास्ट में। इन खबरों के अलावा मध्य प्रदेश से व्यापम और हिमाचल में राष्ट्रपति दौरे की खबर भी होगी। फिलहाल आज की पहली खबर। केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर करीब 9 महीने से आंदोलन पर बैठे किसान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब आंशिक तौर पर पीछे हटने को तैयार दिख रहे हैं। उपायुक्त ललित सिवाच की अध्यक्षता में मंगलवार को लघु सचिवालय में जिला और पुलिस प्रशासन के साथ किसान प्रतिनिधियों की बैठक हुई। इसमें उपायुक्त ने जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट ने मोनिका अग्रवाल की जनहित याचिका पर सुनवाई की है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि नेशनल हाईवे 44 पर कुंडली सिंघू बॉर्डर की ओर का एक हिस्सा खुलवाया जाए ताकि लोगों को परेशानी न हो। इस पर किसान प्रतिनिधियों ने विचार करने को कहा है। उन्होंने कहा कि वे एक ओर की सड़क छोड़ देंगे, लेकिन उन्हें आंदोलन जारी रखने के लिए वैकल्पिक स्थान दिलाया जाए। उनका यह भी कहना है कि दिल्ली की ओर से हाईवे को बंद करना और दीवार खड़ी करना भी समस्या का कारण है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और हरियाणा ओलंपिक संघ के प्रदेश महासचिव विजेंद्र लोहान ने पार्षद पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी ऐलान कर दिया है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी किसानों की मांगें पूरी नहीं करती, तब तक वे भाजपा की ओर से दिया गया लाभ का कोई भी पद ग्रहण नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि 9 अगस्त को भाजपा ने नगर पालिका में मनोनीत पार्षदों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें बीजेपी की तरफ से उन्हें मनोनीत पार्षद बनाया गया था। तब पूर्व वित्त मंत्री ने नौरनौद पहुंचकर उनका स्वागत भी किया था। लोहान ने कहा कि उसी समय उन्होंने इस पद को न लेने की इच्छा जाहिर कर दी थी। विजेंद्र लोहान ने कहा कि पिछले 9 महीने से किसान दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वे खुद किसान के बेटे हैं। जब तक भाजपा किसानों की मांगें पूरी नहीं करेगी, तब तक वह भाजपा के किसी भी लाभ के पद को ग्रहण नहीं करेंगे। वह भाजपा में रहकर किसानों के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। दिल्ली के स्पेशल सेल ने यूपी एटीएस के साथ छापेमारी कर प्रयागराज से 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी का संबंध आईएसआई और अंडरवर्ल्ड से बताया जा रहा है। वहीं 2 आतंकियों की ट्रेनिंग पाकिस्तान में होने की बात भी सामने आई है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुए हैं। प्रयागराज के करेली में ये सभी अपना डेरा डाले हुए थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार ये सभी आतंकी देश के अलग अलग शहरों में दहशत फैलाने का बड़ा प्लान तैयार कर रहे थे। आतंकियों से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि ये आतंकी अलग अलग शहरों में विस्फोट और दहशत फैलाने के साथ कई नामचीन लोगों को अपना निशाना बनाकर देश का माहौल बिगाड़ना चाहते थे। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस बात का खुलासा नहीं किया कि इन आतंकियों के निशाने पर कौन कौन थे। झारखंड के विभिन्न खनन क्षेत्रों से खनिज ले जाने वाले भारी वाहनों को अब टोल टैक्स देना होगा। राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को यह निर्णय किया। कैबिनेट सेक्रेटरी वंदना दर्डेल ने कहा कि उनके संचालन के तौर तरीकों पर काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि खनिज ढोने वाले वाहनों पर टोल टैक्स लगाने से राज्य सरकार को सालाना लगभग 700 करोड़ रुपए राजस्व मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा, टोल टैक्स की दरें विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होंगी। सड़क निर्माण विभाग चुनिंदा सड़कों पर टोल वसूली के लिए निर्धारित पॉइंट बनाएगा। कैबिनेट सेक्रेटरी वंदना दर्डेल ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि रामगढ़ और खूंटी जिलों को छोड़कर शेष 22 जिलों में एफआईआर दर्ज कराई जा सकेगी। अब यदि कोई एफआईआर दर्ज कराना चाहता है
तो उसे थाना जाने की ज़रूरत नहीं है। लोग अब संबंधित थानों में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकेंगे। रामगढ़ और खूंटी जिलों में एकीकृत कंट्रोल रूम नहीं होने की वजह से फिलहाल इन दोनों जिलों में ई-एफआईआर की सुविधा संभव नहीं है। ये खबरें आप न्यूज़ 18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे हैं। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट hindi.news18.com पर जाएं। देश दुनिया में विभिन्न स्तर पर जलवायु संकट देखा जा सकता है। बीबीसी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि औसत तापमान 50 डिग्री सेल्सियस रहने के दिनों में इजाफा हुआ है। 1980 से 2009 के बीच प्रति वर्ष 50 डिग्री सेल्सियस वाले दिन 14 के आसपास रहते थे, लेकिन 2010 से 2019 के बीच यह संख्या 26 दिनों तक बढ़ गई थी। इसके अलावा 2010 से 2019 के बीच 45 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी उछाल देखा गया है, जो औसतन प्रतिवर्ष 2 हफ्ते अतिरिक्त दर्ज किया गया है। पश्चिम एशियाई क्षेत्रों में 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान पहुंचना आम बात है, खासकर लंबी गर्मियों के दौरान। लेकिन जलवायु वैज्ञानिकों ने गौर किया कि इस गर्मी में कनाडा और इटली जैसी दुनिया के अधिक समशीतोष्ण भाग में लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। इटली में रिकॉर्ड स्तर पर तापमान 48.8 डिग्री सेल्सियस और कनाडा में पारा 49.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ जियोग्राफी एंड एनवायरनमेंट के जलवायु शोधकर्ता डॉक्टर सिहान ली का कहना है, हमें जल्द ही इस संबंध में कदम उठाने की ज़रूरत है। हम जीवाश्म ईंधन के उत्सर्जन में जितनी तेज़ी से कटौती करेंगे, हम सभी के लिए उतना ही बेहतर होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सूबे की योगी सरकार ने 3,70,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए अपना पिटारा खोल दिया है। त्योहारी सीजन से पहले इनके मानदेय में 750 रुपये से लेकर 1,500 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1,500 रुपये, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1,250 और सहायिकाओं के मानदेय में 750 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ा हुआ मानदेय 1 सितंबर से ही मिलेगा। इस बाबत प्रमुख सचिव बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार वी हेकाली झिमोमी ने मंगलवार को शासनादेश जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम महाघोटाले में एक बार फिर जांच तेज हो गई है। एसटीएफ ने पेंडिंग शिकायतों की जांच आगे बढ़ाते हुए अब 17वीं एफआईआर दर्ज की है। यह एफआईआर पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 के मामले में दर्ज की गई है। बता दें कि कमलनाथ सरकार में 16 एफआईआर दर्ज की गई थी। अब बीजेपी सरकार में एफआईआर दर्ज करने का सिलसिला शुरू हुआ है। एसटीएफ ने 17वीं एफआईआर आरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 के केस में आरोपी वीरेश कुमार सहित अन्य के खिलाफ दर्ज की है। आरोपी ने अपनी जगह किसी दूसरे को बैठाकर परीक्षा पास की थी। अभी भी आरोपी पुलिस की नौकरी कर रहा है। एसटीएफ ने पीएचक्यू से आरोपी वीरेश की जानकारी मांगी है। इंदौर एसटीएफ की टीम इस मामले की जांच कर रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के शिमला दौरे को लेकर प्रशासन सभी तैयारियां मुकम्मल करने में जुटा है। राष्ट्रपति 16 से 19 सितंबर तक शिमला प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वह शिमला के सेसिल होटल में ठहरेंगे। राष्ट्रपति के शिमला दौरे के मद्देनजर कैनेडी चौक से बालूगंज सड़क वाया चौड़ा मैदान पर आम वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। ऐसे में वाहन चालकों को आवाजाही के लिए अब वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करना होगा। राष्ट्रपति के चौड़ा मैदान स्थित सेसिल होटल में ठहरने के चलते सुरक्षा के मद्देनजर इस सड़क को आम वाहनों के लिए बंद रखा जाएगा। शिमला के डीसी आदित्य नेगी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक इस क्षेत्र के लोगों को प्रमाण पत्र के साथ वाहन ले जाने की अनुमति रहेगी। आपात सेवाओं में लगे वाहनों और राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर संचालित वाहनों को आवाजाही में छूट रहेगी। ये खबरें आप न्यूज़ 18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे थे। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट hindi.news18.com पर जाएं। न्यूज़ 18 हिंदी के पॉडकास्ट में आज इतना ही। नई खबरों और नए अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुराग अन्वेषी को दे विदा। नमस्कार दोस्तों।